तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों की स्थिति अगर अनुकूल हो और साथ में व्यक्ति का कर्म भी अच्छा हो तो चीजें आसानी से हो जाती हैं। सरकारी नौकरी मिलना आसान तब हो जाता है जब ग्रह स्थिति हमारे अनुकूल हो। अच्छा, कौन कौन से ग्रह खराब होते हैं इसके बारे में जिससे नौकरी नहीं मिल पाती है ये भी आप जान लीजिए, और किन ग्रहों के कारण मिलती है ये भी जान लीजिए। देखिए, नौकरी का कारक ग्रह जो है वो तो है शनि। सरकारी नौकरी दिलवाने या प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि की अहम भूमिका होती है, क्योंकि शनि को नौकरी का कारक ग्रह माना गया है। इसके लिए शनि का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। मजबूत का मतलब क्या? कुश्ती लड़ेगा? अरे नहीं, मित्र के गृह में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे नवांश में हो, मृतक अवस्था में न हो, वृद्धावस्था में न हो, पाप पीड़ित न हो, तब वो मजबूत माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है और कुंडली में अगर सूर्य दशम भाव या एकादश भाव में अच्छी स्थिति में है, या कुंडली में पंच महापुरुष योग में कोई एक योग है, ये पंच महापुरुष क्या है? रुचक योग है, भद्र योग है, हंस योग है, मालव्य योग है, सस योग है, यही है पंच महापुरुष योग। मंगल अगर केंद्र में मकर राशि का, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का हो तो रुचक योग होता है। कन्या और मिथुन का बुध हो तो भद्र योग होता है। अगर कर्क, धनु और मीन का बृहस्पति हो तो हंस योग होता है। अगर तुला, वृषभ और मीन राशि का शुक्र हो तो मालव्य योग होता है। अगर मकर, कुंभ या तुला राशि का केंद्र में शनि हो तो सस महापुरुष योग होता है। ये 5 महापुरुष योग हैं। अगर किन्हीं की कुंडली में ये महापुरुष योग हैं और उनके कुंडली में दशमेश और तृतीयेश की स्थिति अच्छी है, सूर्य मंगल का अच्छा संबंध है, सूर्य मंगल की अच्छी स्थिति है, नवमेश उच्च के नवांश में है, तब ऐसे व्यक्ति को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करने में कोई न रोक पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किन गलतियों के कारण आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आती है। पहली बात, जैसे उदाहरण के लिए एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना है और आपको पता नहीं है कि हम दिल्ली में से कलकत्ता कैसे जाएंगे। अगर दिल्ली के किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आप बात करें कि भाई कलकत्ता जाना है, मुझे कैसे जाऊं, तो आपको बता देगा कि कलकत्ता में जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां प्लेटफार्म नंबर 8 पर रात को 8 बजे एक गाड़ी मिलेगी, उसमें बैठ जाइएगा, वो आपको कलकत्ता ले जाएगी। तो आप जब उस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आपको रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा, कलकत्ता तक वो सुबह आपको ट्रेन पहुंचा देगी। उसी तरह से ज्योतिषी का ये रोल तो हो सकता है कि अगर वो बच्चे को देखे या बच्चे की जन्म कुंडली देखे तो वो ये गाइड कर सकता है कि बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसे आर्किटेक्ट बनना चाहिए, उसे सीए बनना चाहिए, उसे बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, या आईआईटी करना चाहिए, या आईटीआई करना चाहिए, या टेक्निकल शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, या ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहिए, या प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहिए, या वैज्ञानिक बनना चाहिए, या सेना में जाना चाहिए, या सिपाही बनना चाहिए। मतलब क्या प्रोफेशन हो, ये चीज तो लगभग ज्योतिष से आराम से डिसाइड हो जाती है। क्यों? चंद्रमा से दशम भाव को देख लीजिए और लग्न से दशम भाव को देख लीजिए। अब इन दोनों भाव में से दशम भाव को जो ग्रह ज्यादा प्रभावित करेगा उसी के अनुसार व्यक्ति की आजीविका होगी और आसानी से होगी। अब अगर इसके उलट आप जा रहे हैं, जाना है जम्मू, जा रहे हैं बनारस, तब वही होगा कि क्या कर रहे हो, राजेंद्र नगर में रुक करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। कितने साल से? 6 साल से। क्या हुआ? आज तक प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो 6 साल बर्बाद। तो ये पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। या तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए मैं किस योग्य हूं, मेरी योग्यता क्या है, क्योंकि आपको दूसरा कोई समझ पाए या ना समझ पाए, आप अपने को खुद तो समझते हो ना। जैसे आप मुझे ना समझ पाए, लेकिन मैं तो अपने को जानता हूं ना मैं कितने पानी में हूं।
मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, तो आप अपनी योग्यता का ध्यान दे लीजिए। माता पिता को धोखा देना बंद करिए। कितने घंटे आप पढ़ते हैं, कितना पढ़ाई में आपकी रुचि है, कितना पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, इन सब बातों का ध्यान दे करके, और परीक्षा कितनी रफ टफ है उसको आप कैसे फेस करेंगे, उसके अनुकूल अगर आप फैसला लें तो आप कभी निराश नहीं होंगे। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में जाकर के आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर तो समझ में आने वाली बात नहीं है। जो लोग पिता का निरादर करते हैं या जिनका सूर्य खराब होता है, कुल मिला के क्या कोई आदर करेगा, क्या कोई निरादर करेगा। जब सूर्य खराब होता है, सूर्य पीड़ित होता है, तभी व्यक्ति अपने पिता का भी निरादर करता है, तभी व्यक्ति के पिता से भी मनमुटाव होता है। घर की पूरब दक्षिण दिशा साफ न होने के कारण भी सरकारी नौकरी अगर चल रही है तो उसमें बाधा आती है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उनको सूर्य की कृपा कभी भी नहीं मिलती है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं 80% लोग इसके शिकार हैं जो सुबह का सूर्योदय नहीं देखते हैं। लेकिन उन लड़कों को मेरी बात से नहीं डरना चाहिए जो लड़के 3 बजे रात तक पढ़ते हैं और सुबह सूर्योदय नहीं देख पाते हैं। उनके लिए डरने की बात नहीं है। क्यों डरने की बात नहीं है? गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, और यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। जो लड़का रात में 8 बजे से लेकर के और 3 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, उससे क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि वो 6 बजे उठ के सूर्योदय को समय जल दे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जो पूरे संसार के लिए रात्रि है उसमें हमारा योगी जागता है, और जो पूरे संसार के लिए जागने का समय है उसमें मेरा योगी सोता है। तो बच्चा जब भी उठेगा, जब भी नहाएगा, तभी सूर्य को देखेगा, तभी उसका सूर्योदय हो जाएगा, तभी वो सूर्य की उपासना कर लेगा। क्योंकि सूर्य तो 24 घंटे कहीं न कहीं निकल ही रहे हैं, कहीं न कहीं अस्त हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य यहाँ निकले हैं तो फिर कहीं ना निकलेंगे, यहीं आके निकलेंगे। यहाँ निकलेंगे तो कहीं 2 घंटे बाद निकलेंगे, कहीं 4 घंटे बाद निकलेंगे, कहीं 10 घंटे बाद निकलेंगे। तो जो बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक शांत माहौल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं तो सूर्योदय के समय सूर्य को जल नहीं देता, मेरा कैसे होगा। अरे तुम्हारा सबसे अच्छा होगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत सैमी यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यते मुने। तू तो मुनि और ऋषि की तरह तपस्या कर रहा है, तू तो पूरी रात्रि जागरण करके माँ सरस्वती की आराधना कर रहा है। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें सफलता मिलने में कौन सी देर होगी। लेकिन जो लोग 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, और वो लोग भी अगर सूर्योदय के समय नहीं उठते हैं, वो लोग भी अगर सूर्य को अर्घ्य नहीं देते हैं, वो लोग भी अगर गायत्री नहीं करते हैं, तो फिर वो लोग सुख की कल्पना ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सरकारी नौकरी से जुड़ी ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके इस समय एकादश भाव में चंद्रमा राहु के साथ है, और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय सूर्य मंगल के साथ है। तृतीय एकादश का संबंध है चंद्रमा से। आप कहीं संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आज अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर आप मत रहिए। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, वरना कलेश होगा। गलत आदतें छोड़ना सेहत के लिए अच्छा है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। गुड़ का दान मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है, और द्वितीय बुध की स्थिति अपने भाव से सदाष्टक भले है, लेकिन उसकी दृष्टि आपके राशि पर है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप बचत को प्राथमिकता दें। ज्यादा भावुक होकर के कोई फैसला न लें। अविवाहित हैं तो रिश्ता आ सकता है।
मानसिक तनाव और थकान हावी रहेगा। जरूरत से ज्यादा व्यस्त ना रहें। गाय को चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी जरूरतमंद की सेवा करना पुण्य का काम है, लेकिन यही सेवा आपको सरकारी नौकरी दिला दे तो क्या कहना। ऐसे में कुंडली की स्थिति के अनुसार पंडित जी से अब जानेंगे कि कैसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है और प्राइवेट जॉब वालों को भी तरक्की हो सकती है। बताइए पंडित जी। अब यहां देखो, एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। प्रारब्ध आपका कैसा भी हो, भाग्य आपका कैसा भी हो, लेकिन अगर कोई दमदार आशीर्वाद मिल जाए तो परिस्थिति बदल सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में थे तो एक मतलब कि व्यवसायी दंपति, बड़ी दंपति बनिया, अपने पत्नी के साथ हलवा पूरी बना करके प्रायः गोस्वामी जी के पास, तुलसीदास जी के पास आता था और उनकी सेवा में लगा रहता था और उनसे एक ही बात पूछता था कि महाराज जी मुझे संतान की प्राप्ति कब हो। तो गोस्वामी जी ने एक दिन हनुमान जी से पूछा कि एक बड़ा मतलब कि मेरा भक्त है और आता है, रोज सेवा करता है और वो पूछ रहा था कि मुझे संतान कब होगा। हनुमान जी ने कहा कल बता दूंगा। हनुमान जी दूसरे दिन गए, राम जी से पूछे कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आता है और वो तुलसीदास के पास आता है, पूछता है कि मुझे संतान कब होगा। तो राम जी ने कहा कि उसे तो अभी 7 जन्मों तक संतान नहीं होगा। तो हनुमान जी ने आके बताया कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होगा तुलसीदास जी से। अब तुलसीदास जी संकोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। तो दूसरे दिन जब वो आया और बहुत पूछने लगा तो उन्होंने कहा भाई देखो, तुम्हें तो अभी 7 जन्मों तक संतान प्राप्ति होने का कोई योग नहीं है। उसके दूसरे दिन से उसने आना जाना बंद कर दिया। ऐसे 2-4 साल बीते। एक दिन उसके मोहल्ले में एक नंग धड़ंग साधु आया और वो चिल्ला रहा था, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे। तो ये लोग सोचे अरे यार, रोटी खिलाने में क्या जाता है, रोटी इसको खिला के देख लेते हैं, अगर बेटा हो गया तो ठीक, नहीं तो गरीब की सेवा ही हो गई। तो उसको ले आए हाथ जोड़ के, बोले महाराज जी चलिए हम आपको रोटी खिलाएंगे। आया, उसको रोटी खिलाने लगे। 7 रोटी खाया। बोला और बेटे चाहिए तो और रोटी खिलाओ, नहीं चाहिए तो 7 रोटी तो मेरे लिए बहुत है। तो बोले नहीं महाराज जी मुझे 7 ही बेटे चाहिए। कहें तब ठीक है, जाओ 7 बेटे मिल गए। और उसके बाद से बेटा पैदा होना शुरू हुआ। खटाखट बेटे, 7 बेटे जो है 10 साल के अंदर पैदा हो गए। और जब बेटा पैदा होता वो ले जाके गोस्वामी जी को दिखाता, देखिए आपने कहा था 7 जन्म तक नहीं होंगे, देखो एक बेटा हो गया, ये देखो दूसरा बेटा हो गया, ये देखो तीसरा बेटा हो गया। गोस्वामी जी हनुमान जी से कहे कि महाराज क्या नाक कटवा दिए, उसको हर साल बेटा हो रहा है और आपने कहा। तो उन्होंने जाके राम जी से कहा। राम जी ने कहा सुनो, उसके 7 जन्मों का प्रारब्ध संतान के लिए बाधित था। अगर तुलसीदास कह देते कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा तब भी हो जाता, तुम कह देते कि होगा तब भी हो जाता, लेकिन तुम लोगों ने पूछा कि उसे होगा कि नहीं होगा, तो उसके 7 जन्मों का प्रारब्ध दूषित था। वो जो फक्कड़ सन्यासी आया था उसने 7 रोटी के माध्यम से उसके 7 जन्म का प्रारब्ध खा लिया खुद। उसके 7 जन्मों के प्रारब्ध को उसने भक्षण कर लिया और तब उसका प्रारब्ध उदय हुआ, उसे बच्चे हुए। तो कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति सुषुम्ना स्वर में किसी को कह दिया कि जाओ भैया तुम राजा बन जाओ और उसकी सुषुम्ना चल रही है, तो भाग्य कमजोर भी होगा तभी वो उच्च सिंहासन पर बैठे ही जाएगा। इसीलिए लोग अपने बेटे का नाम अच्छा रखते थे ताकि सुषुम्ना में वो नाम बुला दिया जाए तो उसका असर पड़ जाए। सुषुम्ना कब चल जाती है किसी को पता नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, मध्याह्न में चलती है, सायं चलती है, मध्यरात्रि में चलती है। और कहते हैं भैया बुरा मत बोलना, पता नहीं जबान पे कब सरस्वती बैठ जाए। ये सरस्वती माने क्या? सरस्वती कुछ दूसरा नहीं, सरस्वती माने यही सुषुम्ना। अगर सुषुम्ना में आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया तो वो सच हो जाएगा, और अगर अच्छा बोल दिया तो भी सच हो जाएगा। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कब सुषुम्ना आपके, और खास करके अपने बच्चों को, कुछ लोग अपने बच्चों को कोसते हैं, अरे ये तो अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो भीख मांगेगा, हमारे मर जाने के बाद इसकी बड़ी दुर्दशा होगी। ये सब बातें अपने बच्चों को लोग बोलते हैं।
ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए इस तरह से श्राप भरी बातें न बोला करें। अगर किसी की जन्म कुंडली के 10वें भाव में आजीविका को देखा जा सकता है तो ऐसे में दशमेश की अलग अलग भाव के स्थिति के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाए तो प्राइवेट और सरकारी दोनों नौकरियों में लाभ मिलता है। कुंडली में दशमेश पहले भाव में हो तो आटे का लड्डू, आटे का हलवा, मीठी रोटी, गुड़ रोटी जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। कुंडली में दशमेश दूसरे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को कढ़ी चावल खिलाएं। कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को मूंग के दाल का हलवा या मूंग के दाल की बर्फी खिलाएं। कुंडली में दशमेश चौथे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को दूध, खीर और दूध से बनी मिठाई दें। कुंडली में दशमेश 5वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को पंजीरी, लड्डू, हलवा, पंजीरी खिलाएं। कुंडली में दशमेश 6ठे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को मूंग दाल हलवा, मूंग दाल बर्फी खिलाएं। कुंडली में दशमेश 7वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को दही, लस्सी, छाछ, खट्टे मीठे रसदार फल दें। कुंडली में दशमेश 8वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को तिल की मिठाई दें। कुंडली में दशमेश 9वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाई बांटें। कुंडली में दशमेश 10वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को मूंग उड़द दाल से बनी चीजें खिलाएं। कुंडली में दशमेश 11 भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को चना उड़द मिक्स दाल, चना उड़द पापड़ ये सब दें। कुंडली में दशमेश 12 भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाई भी बांटें। इससे भी थोड़ा सा भाग्य पर फर्क पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी भी सम्मानजनक मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ अब बात मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है। खुद के दम पर आज आप धन कमा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। जोश में आकर दोस्त से पर्सनल बातें ना कहें, कोई पुरानी बात फिर से परेशान करेगी। भावुक होकर फैसला लेने से बचें। तुलसी में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है और जो आपके चंद्रमा की राहु के साथ स्थिति है, तो ऐसे में उधार लेने देने दोनों से आज आपको बचना चाहिए और बहुत जरूरी हो तो सोच विचार कर। कार्य क्षेत्र में परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। अपनों से मेलजोल बढ़ेगा। जरूरत से ज्यादा तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। लंबी यात्राओं में अपने सामान का ध्यान रखें। गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से 3 ग्रहों को मजबूत करके हम आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं, साथ ही राशि अनुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें किस भगवान की कैसी पूजा करनी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।